हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रकाशित साइंस का मॉडल सेट पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए में कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कूलम होता है, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। बच्चों आप याद रखोगे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो निगेटिव में होता है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज अगर यही हम लिखे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। बस दोनों के साइन में डिफरेंस है प्लस माइनस, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों सेम होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्टमीटर एंड हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी सर्किट में दो टर्मिनल के बीच जो है वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना कि सर्किट में वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो कोई भी सर्किट है, जैसे आप देखो यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा होगा आपको, ये सर्किट है और इसमें हम लोगों ने वोल्टमीटर को कहाँ पे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। क्लियर है ना। इस तरीके से भी आप बना सकते हो ऐसा पिक्चर। यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका सेल मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे कीज लगा दो और यहाँ से आप इस तरीके से वोल्टमीटर को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर। थर्ड देखो क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बच्चों आपको एक मेटल का नाम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बच्चों आप आंसर देना मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। बच्चों जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन जो होता है वो CnH2n-2 होता है। इसके फर्स्ट रेज जो होंगे आपका n बराबर 2 पे, देखो यहाँ पे n का मान 2 से स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान देना। और n बराबर 2 पे जो फार्मूला बनेगा C2H2, इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, या इसका स्पेशल नाम एसिटिलीन भी होता है, ठीक है ना। इसी तरह C3H4, देखो 3 रखोगे तो यहाँ पे देखो 3 2 6 में से 2 गया 4, तो C3H4 ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि विच प्लांट डिड मेंडल चूज द फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बच्चों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है पी प्लांट को चूज किया था। ओके, किसको यूज किया था, पी प्लांट को। तो इसके पीछे का कारण क्या था बच्चों, इसके पीछे का दो कारण था कि जो फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट के वो बायोसेक्सुअल होते हैं और दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही दो मेन कारण रहा जिससे कि मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। ओके, इसका बॉटनिकल नेम आपको पता होगा, पिजम सटाइवम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बच्चों बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पेपर है, फूड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, मैन्योर है, सीवेज स्लज है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट, डेड एनिमल, प्लांट फूड वेस्ट, ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के होते हैं। ओके, लिख सकते हो ना, याद रखना, पेपर, फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज स्लज, डेड एनिमल, प्लांट फूड वेस्ट वगैरह जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। हाँ, हॉस्पिटल वेस्ट में भी कुछ खास तरह के वेस्ट जो होंगे आपको बायोडिग्रेडेबल होंगे, बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी मिलते हैं हॉस्पिटल वेस्ट के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं, व्हाट डू प्रोड्यूसर डिपेंड फॉर देयर एनर्जी। बच्चों प्रोड्यूसर जो अपने एनर्जी के लिए किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कहने तो इनका रॉ मटेरियल हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, तो लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बिकॉज दे यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू सिंपल शुगर विच आर फ्यूल फॉर देयर सेल्स। ओके, और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। आपको पता होगा इसका रिएक्शंस कैसे होता है, रिएक्शंस याद है ना, देखो CO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बताओ, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो आप देखना यहाँ पे 12 मोल जो है वाटर जो है यूज करते हैं, 6 मोल CO2 और बनाते हैं 6 मोल O2 और 6 मोल H2O एक्सक्रीट करते हैं इस प्रोसेस में। तो क्या किन पे डिपेंड होंगे पौधे, जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर हम लोग प्लांट्स को कहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए रॉ मटेरियल लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन बी में,
देखो कह रहा है डिफाइन 1 एम्पियर एंड कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम चार्ज पासेस थ्रू इन इट 10 मिनट। बच्चों 1 एम्पियर का सिंपल सा मतलब होता है कि ये तो आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। कहने का मतलब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 मोल कर देंगे हम लोग, 1 मोल कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ओके, 1 मोल कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। बच्चों 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और 1 मोल कुल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर स्टडी करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 को आप मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इतना जो चार्ज होगा बच्चों, समझ रहे हो ना, इतना चार्ज जो है पर सेकेंड में फ्लो कराना को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 मोल कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड। ओके, तो चार्ज देखो इस क्वेश्चन में दिया है 500 कूलम और समय दिया है 10 मिनट। 10 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, 600 सेकेंड होगा। और यहाँ पे हमसे पूछा करंट का वैल्यू फाइंड करने, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो आप चार्ज और टाइम का वैल्यू रखोगे तो 0.83 जो है एम्पियर करंट होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग में हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज विथ चेंज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का टॉप भाग देखोगे तो ये दिखेगा आपको, और ये लेंथ हो गया। तो याद रखना रेसिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्वाभाविक है अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे कि क्रॉस सेक्शन के एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, और क्रॉस सेक्शन की एरिया को घटाओगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये आपको रिलेशन दे रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली proportional to the area of cross section of the wire, hence area of cross section increase, resistance decrease। सेकेंड क्वेश्चन देखो कह रहा है कि what on what factor does the resistance of conductor depend। बच्चों रेसिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो देखो ये 4 बातें आपको याद रखना है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये 4 बातों पे ध्यान देना, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि वाई आर द हीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ सम एलॉय इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। बच्चों यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन के जो ये जो कंपोनेंट है वो कुछ एलॉय के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं। क्यों ऐसा, क्यों प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते हैं? तो बच्चों इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल सा है कि जो भी कंपोनेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन हो, एलॉय के बने होते हैं। इसके पीछे का कारण है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय हायर होता है प्योर मेटल से। याद रखना पहला कारण क्या होगा, रेसिस्टिविटी। याद रखना रेसिस्टिविटी इज ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। ठीक, रेसिस्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं पता है ना, जैसे कि देखो अभी मैंने बताया ना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए होगा, तो आर बराबर यही प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो रो आएगा, और यही रो जो होता है जो रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो रो जो हो जाएगा आर ए बाय एल होगा। याद रखना रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बेटर है हीटिंग कंपोनेंट के लिए ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर है इलेक्ट्रिक आयरन, अदरवाइज ये तुरंत क्या होंगे, मेल्ट हो सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय हायर होता है प्योर मेटल से, इसके पीछे का एक कारण हो गया। और हाई टेम्परेचर पे एलॉय जो होते हैं इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना, और जो है एलॉय डजंट मेल्ट भी करते हैं। क्लियर है ना, बहुत आसानी से मेल्ट नहीं करते हैं, यही कारण है। ये 3 मेन कारण लिख देना जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग एलॉय के बनाते हैं, ना कि प्योर मेटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 3 इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। बच्चों यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे आपके पास प्रैक्टिसेस होंगे जिससे कि आप इन्वायरमेंट को सेफ बना सकते हो, आप उसके दोस्त बन सकते हो। कैसे, तो पहला तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि देखो एलॉय कैरी बैग मेड अप कॉटन एंड जूट। जैसे आप घर में से निकलते हैं तो थैला लेके जब निकलते हैं तो आप प्लास्टिक का थैला ना लेके निकले, ठीक है ना, आपको जूट और जो भी
कपड़े का बैग होता है उसको यूज़ करना चाहिए, उसे लेके घर से निकलना चाहिए शॉपिंग के लिए। दूसरा, रीयूज़ करो प्लास्टिक आइटम का, जैसे कि प्लास्टिक बोतल हो, कैन हो गया, ठीक है ना, ये सब। दूसरा, अगर ज़रूरत ना हो तो आप लाइट स्विच ऑफ रखो लाइट का, ठीक है। और जब भी आप बिल्डिंग वगैरह में चढ़ते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास समय है तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करके स्टेयर का प्रयोग करो, सीढ़ी का प्रयोग करो, इससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो। तो ये सब कारण है जिससे कि हम इन्वायरमेंट के दोस्त बन सकते हैं। इन्वायरमेंट को सेफ करने में, आई मीन बचाने में हमारी अपनी एक अलग एफर्ट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। What do you mean by homologous organ? Give an example. बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स के विषय में हमसे पूछा जा रहा है क्या होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स का सिंपल सा मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर तो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके फंक्शंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं, उसको ही हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करोगे? द ऑर्गन्स विच हैव द एनाटॉमिकली सेम स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। जैसे कि आप देख सकते हो, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच ले लो या हनी बी ले लो या बटरफ्लाई, बिल्कुल देखने में एक जैसे होंगे लेकिन इनका देखो फंक्शन अलग है, ठीक है ना। कॉकरोच के माउथ पार्ट का फंक्शन अलग है, हनी बी का फंक्शन अलग है, बटरफ्लाई का फंक्शन अलग है, ठीक है। तो ऑर्गन्स देखने में सेम लेकिन उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं, फोर लिम्ब ऑफ मैन दे दो, ठीक है ना। वेल, वेल है, वेल WHALE, वेल, ठीक है ना, वेल है ये नो प्रॉब्लम, इसको एल रहना। फिर बैट ले लो, चीता ले लो, ठीक है। इनके फोर लिम्ब देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे देखेंगे लेकिन सबका जो है फंक्शन जो है अलग अलग है हर एक ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर का क्या रोल है हमारे इकोसिस्टम में? तो डिकम्पोजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। क्या करते हैं ये जो है, डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करते हैं बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में, और न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, ठीक है ना, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए अवेलेबल होते हैं। तो देखो डिकम्पोज कितना अच्छा काम किया। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है पेड़ पौधे, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम देखो ये डिकम्पोजर्स करते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। बच्चों, होमोलोगस सीरीज को कैसे डिफाइन करोगे? तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है यहाँ पे कि आप वैसे कंपाउंड्स का ग्रुप लो जिनका स्ट्रक्चर्स जो हो सिमिलर हो और केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों के स्ट्रक्चर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, लेकिन उनके सक्सेसिव कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा या फिर 40 यूनिफाइड। आप 40 यूनिफाइड यूनिट कहने का मतलब कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, टोटल 40 यूनिफाइड मास का डिफरेंसेस होगा। इसी सीरीज को बच्चों हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में देखो हमने लिखा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ओके, इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो इस इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सारे जो है होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में देखो बच्चों क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, 3 रेसिस्टर हुज रेसिस्टेंस R1, R2, R3 respectively, they are connected in series, derive the expression for the equivalent resistance of the electric circuit। ओके बच्चों, यहाँ पे सिंपल से हमसे पूछा जा रहा है कि जब आप रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सा है, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टर्स को इन टू इन कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है ना, कंजिक्यूटिवली, तो क्या कहलाएगा, कंजिक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके ना, याद रहेगा ना कि when 2 or more resistor can be connected into in consecutively, they are said to be connected in series combination। Okay, and are combined resistance of any number of resistance connected in series equal to sum of the individual resistance। कहने का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर किसी रेसिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ोगे तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सर्किट का वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, याद रहेगा ना। जैसे मान लो इसको प्रूव कैसे करोगे, तो हमने एक सर्किट बना लिया जिसमें 3 रेसिस्टर्स माना R1, R2, R3, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया कॉमन पोटेंशियल V से। यहाँ पे जो मैंने सेल जोड़ा है उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो बैटरी हमने जोड़ा या सेल जो भी आप, ये तो सेल है, सिंगल है तो
ठीक है। और इस सर्किट में करंट देखो बच्चों आई फ्लो हो रहा है, करंट कितने फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। अब हम मान लेते हैं इस दो पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस R1 के अलॉन्ग जो है पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अलॉन्ग V2 है, R3 के अलॉन्ग V3 है, ठीक है। तो क्या होगा कि चूंकि V पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो ओम्स लॉ से आप क्या कह सकते हो, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, और इफ R इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR होगा। ओके, अब कुछ नहीं करो, ये V1 V2 V3 सभी का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में क्या करो, पुट कर दो। तो देखो इस तरीके से आप पुट करना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V है ये V इक्विवेलेंट, ये पूरे सर्किट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V1 V2 और V3 इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे तो देखो दोनों तरफ हम लोग यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों 16 में क्या कह रहा है कि इन गिवन सर्किट डायग्राम, देखो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जो है वो 5 ओम 10 ओम 30 ओम का है, 5 ओम 10 ओम 30 ओम है। ये 12 वोल्ट बैटरी से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो हमसे बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करे, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट को फाइंड करे और करंट थ्रू द इस रेजिस्टेंस। समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो रजिस्टर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सबसे पहले पैरेलल में, दूसरा है टोटल करंट निकालना है पूरे सर्किट से, आई करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, क्लियर है ना। आई जाएगा, आई निकलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये अच्छा ऊपर I1 मान लेते हैं, इधर I2 और इधर I3, चूंकि रेजिस्टेंस R3 हमने यहाँ पे लिया है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर 1/R तो हो गया कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब वैल्यू R1 R2 R3 रखोगे तो आंसर 3 ओम आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके मैंने लाया, कितना आ रहा है, 3 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, ठीक है ना, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसके बाद देखो मान लो आई करंट पूरे सर्किट से जा रहा है, तो पूरे सर्किट के लिए आई बराबर V/R हो जाएगा, तो ये 4 एम्पियर का करंट होगा। अब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में भी हमसे पूछ रहा है कितने कितने करंट जाएंगे, तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखो I1 बराबर V/R1, I1 बराबर V/R1, तो देखो V 12 वोल्ट है, R1 5 ओम है, तो 2.4 एम्पियर के करंट जाएंगे। R2 रेसिस्टेंस में V/R2 लगाओगे तो 1.2 एम्पियर के करंट जाएंगे। I3 बराबर V/R3 और रेसिस्टेंस R3 में जो है 0.4 एम्पियर के करंट एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 17 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों मेटल और नॉन मेटल में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, मेटल का, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं। जैसे कि सोडियम है, देखो एक इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करते हैं तो ये देखो Na+ बनाते हैं, ठीक है ना। जबकि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके देखो Cl- बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर्स के होंगे। दूसरा आप बता सकते हो कि दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। चूंकि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है तो हम सारा केमिस्ट्री का जो भी मेटल नॉन मेटल की केमिस्ट्री यूज कर सकता हूँ मैं। 5 पॉइंट आपके लिए लिखा है, ये 5 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेंशन नहीं करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे कह रहा है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जबकि नॉन मेटल में देखो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो Na+O2 Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड जो है बच्चों ये मेटेलिक ऑक्साइड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट देखेंगे मेटल के पास आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कहने मतलब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाता है, जबकि नॉन मेटल्स आपस में ही मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, दो नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बनता है, जबकि मेटल नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ओके, याद रखिए ना। नेक्स्ट देखो मेटल में दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं, जबकि आपको याद रखना होगा कि कॉपर, सिल्वर, Au, प्लेटिनम, Hg ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये सब जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ भी। ओके, याद रखोगे ये सब, ठीक है। इसके बाद जबकि अगर आप नॉन मेटल में आओगे तो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को पहले रिड्यूस किए ना। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करना, खुद क्या होना, ऑक्सीडाइज होना। ओके, खुद क्या होना, देखो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। जबकि यहाँ पे देखो नॉन मेटल्स जो होंगे दे एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे, जो होंगे रिड्यूस होंगे। दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद क्या होंगे, रिड्यूस, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, देखो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इसका क्या कह सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बताओ यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो Na है, Na से Na प्लस बन गया, तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, ठीक है ना। यहाँ पे Na से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, देखो बच्चों, लॉस हो रहा है। ओके, तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम का क्या हुआ बताओ, यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। सोडियम का क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखो, अगर ऐसे रहता Na प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता और Na बनाता तो सोडियम का रिडक्शन होता, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखने होगी नॉन मेटल में जो है, अच्छा ये कैसे आप समझोगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम दोनों को एक साथ लाते हैं, क्लोरीन और इसको सोडियम को एक साथ ले आते हैं। तो क्लोरीन की टेंडेंसी है और सोडियम से क्या करना, इलेक्ट्रॉनों को निकालना, ठीक है ना। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन कराया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और सोडियम की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन इसको देखो रिसीव करा दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। बच्चों ट्रॉपिक लेवल के विषय में पूछ रहा है कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। तो बच्चों ट्रॉपिक लेवल का मतलब सिंपल इकोसिस्टम के विषय में हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे प्रोड्यूसर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एक्सेट्रा। तो कैसे लिखोगे, ट्रॉपिक लेवल इज द लेवल ऑफ स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन सच एज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एक्सेट्रा। होता क्या है बच्चों, देखो द प्रोड्यूसर फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, देखो पहले ट्रॉपिक लेवल में जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद जो बच्चों टर्सरी कंज्यूमर आते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर यदि 100% एनर्जी बनाते हैं तो वो 90% खुद यूज़ करते हैं, 10% अगला में ट्रांसफ़र करते हैं, ये फिर 10% का 1% अगला में ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये 1% का 0.1% अगला में ट्रांसफ़र करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। 10% जो है एनर्जी आगे जाता है, बाकी ये खुद यूज़ करते हैं। तो वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर कनेक्टेड थ्रू फूड चेन इन एन एक्वेटिक फूड चेन, जो है साइटो प्लैंकटन और प्रोड्यूसर, जबकि जू प्लैंकटन जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और जो स्मॉल फिश होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका आप देख सकते हो, एक मैंने उदाहरण बनाया है एक्वेटिक फूड चेन का। देखो साइटोप्लैंक्टन जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसके ऊपर जू प्लैंक्टन है प्राइमरी कंज्यूमर, स्मॉल फिश सेकेंडरी कंज्यूमर, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं टर्सरी कंज्यूमर, और वेल जो है लार्ज स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं और लार्ज फिश को वेल खा लेते हैं, तो वेल जो हो गए क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसके बाद देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, देखना आपको तो सारा सवाल बनाना नहीं है, आप देख लेना है इंस्ट्रक्शन में कितने सवाल जो है बोर्ड आपसे बनाने के लिए बोल रहा है, उतने ही सवालों को आप बनाओगे। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट ट्राइड्स एंड हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट्स सो द ट्राइड्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। बच्चों डोमिनेंट ट्राइड्स का सिंपल सा मतलब है, इज डोमिनेंट ट्राइड इज द फर्स्ट दैट अपीयर और एक्सप्रेस विजिबली इन द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैल्डनेस ले लो, कर्ली हेयर ले लो, ये सब जो हो गए क्या हो गए आपके डोमिनेंट ट्रेंड। जैसे कि मान के चलो कि पेरेंट्स हैं, उनके सर पे बाल नहीं है, ठीक है ना, वे गंजेपन का शिकार हैं, तो उनके आने वाले जो जनरेशन है हो सकता है उनमें भी किसी को ये जो है गंजेपन का शिकार होना पड़े, उनके भी सर पे बाल पूरा ना हो, तो आप उसको बोलते हो कहाँ, डोमिनेंट ट्रेट में है, ठीक है। या मान लो अदर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि कर्ली हेयर इज डोमिनेंट, हो सकता है कि पेरेंट्स से जो है ऑफ स्प्रिंग में ये भी कैरेक्टर चला जाए, तो ये सब डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है।
ओके, रिसेसिव में हमें देखने को मिलता है पेरेंट्स से सीधे ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है बेल्टनेस हो गए या फिर डोमिनेंट, ये जो कर्ली हेयर हो गए, ये जो है बच्चे में नए नए तरह के कंसेप्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट्स बोलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में हो तभी बच्चे में हो, ओके। तो यहाँ में मैंने लिखा भी है, बेल्टनेस इज द पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ हेयर ग्रोथ, ओके। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जाए, ओके। मेंडल देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो द ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग, जैसे मेंडल ने क्या किया था, दो टॉल और एक ड्राफ्ट पौधे को उन्होंने सेलेक्ट किया था, उन दोनों के बीच क्रॉस कराया और उसने फर्स्ट जनरेशन बनाया। फर्स्ट जनरेशन में कहा कि सभी जो है प्लांट्स टॉल हैं, ठीक है ना, पेरेंट टॉल, शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट में प्रोजनी जो हुए टॉल टॉल टॉल, सब टॉल के टॉल टॉल हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया F1 जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन जब बनाया तो उनको ये 4 वेरिएशंस मिले, ठीक है ना। तो 4 वेरिएशंस में इनको क्या दिखा कि 3 जो है देखो टॉल वाले आ रहे हैं, देखो टी 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 स्मॉल टी, ये जो है आपको टॉल वाले आ रहे हैं और ये जो हो रहे हैं शॉर्ट बन रहे हैं, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 तरह का रेशियो बताया था, एक फिनोटाइप रेशियो बताया था 3:1, फिर जीनोटाइप 1:2:1 रेशियो में भी इसने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो बस आपको यहाँ पे बताना था कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो द ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ओके। क्लियर है ना। तो आई होप आपको सारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा मॉडल सेट पेपर 1 का। तो इसके बाद वेट करो मॉडल सेट पेपर 2 के लिए, ओके। थैंक यू।